बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अकाउंटिंग फॉर लेबर का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर अभी तक प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लेबर क्या होती है, टाइप ऑफ लेबर की क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है और टाइप ऑफ लेबर कॉस्ट। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेबर रिम्यूनरेशन। तो लेबर रिम्यूनरेशन क्या चीज़ है, सिंपल वर्ड में कि लेबर को काम करने के अगेंस्ट जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज सर्व कर रहे हैं उसके अगेंस्ट या उसके एक्सचेंज में जो हम पे कर रहे होते हैं उसको हम लोग रिम्यूनरेशन कहते हैं। रिम्यूनरेशन इज़ द कंपनसेशन, किस चीज़ की कंपनसेशन, दैट वन रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ वर्क और सर्विसेज परफॉर्म्ड। Typically, this consists of monetary reward, also referred to the wage और सैलरी। के वर्कर्स काम करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हम उनको पे करते हैं उनके काम करने के अगेंस्ट या सर्विसेज देने के अगेंस्ट उसको हम रिम्यूनरेशन कहते हैं। अब रिम्यूनरेशन के डिफरेंट मेथड हैं, हम डिफरेंट मेथड से वर्कर को रिम्यूनरेशन देते हैं। उनमें सबसे पहले तो हम उनको बेसिक पे देते हैं। बेसिक पे क्या चीज़ है, बेसिक पे हम बेसिकली कहते हैं कि जो उनको उनके काम करने के अगेंस्ट, उसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स सैलरी मेथड। फिक्स सैलरी इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और कंपनसेशन पे टू एन एम्प्लॉय बट एन एम्प्लॉयर इन रिटर्न फॉर वर्क परफॉर्म। तो देखें, आप इसको पे करते हैं फिक्स सैलरी को, जस्ट लाइक आप एक वर्कर को हायर करते हैं, उसको कहते हैं 9 to 5 आपकी जॉब है, महीने की आपकी इतनी सैलरी है, तो वो पूरे महीने के बाद उसको हम अब उसकी सैलरी पे कर देते हैं जो भी डिसाइडेड होगी। इसकी कैलकुलेशन बहुत कम है। रीज़न क्या है कि फ़िक्स सैलरी है, इसकी कैलकुलेशन क्या है कि अगर टैक्स सैलरी उसकी टैक्सेबल है तो टैक्स कट जाएगा, कोई लोन लिया तो उसकी इंस्टॉलमेंट कट जाएगी, आपने या कोई बेनिफिट लिया हुआ है, कोई एडवांस लिया हुआ तो वो रिटर्न कर देंगे, और जो प्रोविडेंट फ़ंड वगैरह उसकी कैलकुलेशन है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, इस वजह से हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करते। सेकंड जो स्टाइल आता है हमारे पास दैट इट्स कॉल्ड टाइम बेस्ड मेथड। टाइम बेस्ड मेथड पढ़ने से पहले तो देखिए, हमने रिम्यूनरेशन 3 तरीके से देते हैं लेबर को, फिक्स में, टाइम बेस में और आउटपुट बेस में। तो किस तरह डिसाइड किया जाता है कि किस वर्कर को फिक्स सैलरी पर रखना है, किस वर्कर को टाइम बेस पर रखना है और किस वर्कर को आउटपुट बेस पर रखना है, या किस नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा मेथड को यूज़ करना है। तो जस्ट बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया, वो वर्कर जो न्यूली मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, जो अभी स्किल्ड नहीं होते, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जिसको हम कह सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन फिक्स सैलरी पे रखती है और वो ख़ुद भी अपने आप को फिक्स सैलरी पे रखना चाह रहे होते हैं, फिक्स इनकम लेना चाह रहे होते हैं। इसके एग्जांपल देना चाहें तो MBBS देख लें। MBBS डॉक्टर 6-7 ईयर लगाता है और उसके बाद डॉक्टर बनता है। अब इशू क्या आता है कि उसको सारी चीज़ें बुकिश नॉलेज तो होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि पेशेंट को ट्रीट किस तरह करना है। इसलिए आफ्टर द MBBS उसको हाउस जॉब करवाई जाती है और एक फ़िक्स सैलरी के ऊपर उसको से काम करवाया जाता है। क्यों काम फ़िक्स सैलरी पे वो करने को तैयार हो जाता है? क्योंकि अभी वो प्रोफेशनल नहीं होता, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी तरह ACCA CA करके जो अकाउंट्स पढ़ के जाते हैं फील्ड के अंदर, तो ऑर्डर्ड फर्म उनको स्टेपन पे एक स्मॉल सी सैलरी के ऊपर, स्मॉल से पैकेज के ऊपर उनको एडजस्ट करती है फिक्स सैलरी पे। उसकी रीज़न ही क्या होती है कि अभी उनको अकाउंटिंग तो आती है लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज नहीं आ रहे होते। तो जो भी और वर्कर प्रैक्टिकल लाइफ में न्यूली होता है, अभी स्किल्ड नहीं होता, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको स्किल्ड वर्कर पे रखती है। और जब वही अनस्किल्ड वर्कर प्रोफेशनल बन जाता है तो वो अपने आप को टाइम बेस पे शिफ्ट कर लेता है। टाइम बेस मेथड क्या, सिंपल सा क्राइटेरिया है, वर्कर 1 आवर का रेट डिसाइड कर लेता है कि पर आवर आप क्या पे करेंगे। पर आवर का रेट एट द रेट ऑफ पर आवर पे डिसाइड कर लिया जाता है। जो वर्कर जितनी देर काम करेगा उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसकी पेमेंट्स कर देते हैं। अच्छा, इस पे जाएगा कौन सा, तो प्रोफेशनल वर्कर जो होगा वो टाइम बेस पे जाना पसंद करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई तो ऑर्गेनाइजेशन भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो भी उससे कहती है कि आप टाइम बेस पे शिफ्ट हो जाओ। इसकी एग्जांपल जिस तरह MBBS डॉक्टर करके आते हैं, न्यूली होते हैं, स्किल्ड नहीं होते, तो वो किस पे जाते हैं, फिक्स सैलरी पे, हाउस जॉब पे। लेकिन उन्हीं में से जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो वो देखें 2 घंटे एक हॉस्पिटल बैठते हैं, 2 घंटे दूसरे हॉस्पिटल, 2 घंटे तीसरे हॉस्पिटल। रीज़न क्या है, वो प्रोफेशनल हो गए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, उनके पैसे की डिमांड बढ़ गई है, ऑर्गेनाइजेशन उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो एक से ज़्यादा जगह पे जाके टाइम बेस से, उनकी कैलकुलेशन ही सिंपल है कि भाई जिसने जितना टाइम लेना है वो टाइम ले ले, लेकिन पर आवर मैं ये चार्ज करता हूँ, उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर दी जाए।
तो इसकी कैलकुलेशन तो बड़ी आसान सी है। ये फार्मूला है उसका कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेट पर आवर डिसाइड कर लेते हैं, जो वर्कर जितनी देर काम करते हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम उसको वेज पे कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी। कहता है मैश वर्क 220 आवर्स इन द मंथ, हर बेसिक रेट ऑफ पे इज़ $10 पर आवर, कैलकुलेट द हर मंथली पेमेंट। अब देखिए उसने 220 आवर्स काम किया, 220 को मल्टीप्लाई $10 पर आवर पे कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो $2200, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम बेस्ड पेमेंट्स आ जाएगी उसकी। ठीक, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जिसने 110 घंटे काम किया, तो हम 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसको 1100 हम लोग पेमेंट कर देंगे। कि जो वर्कर जितनी देर काम करेगा, $10 रेट डिसाइड हुआ तो 10 से करके उसकी पेमेंट उसको दे दी जाएगी, जिसको हम कहते हैं टाइम बेस। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हैं जहाँ पर क्वालिटी आर मोर इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी के, तो वो अपने वर्कर को टाइम बेस पे शिफ्ट करते हैं। अब टाइम बेस की वजह से क्वालिटी किस तरह इंक्रीज़ करती है, तो देखें सिंपल सा क्राइटेरिया, जब क्वालिटी इंक्रीज, जब आपका टाइम बेस होगा तो वर्कर क्या करेगा, स्लोली काम करेगा। जब वो स्लो काम करेगा तो चांसेस ऑफ एरर्स कम हो जाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। बट स्लो काम करने की वजह से प्रोडक्शन लो हो जाएगी। इसके अगेंस्ट वो वर्कर जो प्रोफेशनल भी है और जो मोटिवेट भी है, जो ये चाह रहा है कि मैं टाइम बेस पे नहीं रहूँ, मुझे जितना मैं काम करता हूँ उतनी पेमेंट मिले, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड यूज़ करती है जिसको हम कहते हैं आउटपुट बेस मेथड। आउटपुट से डिसाइड हो रहा है। आउटपुट का मतलब क्या होता है, पीस रेट, इसको हम पीस रेट मेथड भी कहते हैं। आउटपुट बेस्ड मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि हम वर्कर के आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं, कॉस्ट पर आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे क्या लेंगे, जो वर्कर जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। वेज अंडर दिस सिस्टम इज पेड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, तो जो वर्कर जितना काम करेगा उसकी उतनी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं, तो भाई देखें वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है और उसको डिमांड ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो अपने वर्कर को आउटपुट पे कर लेते हैं। और वर्कर जब आउटपुट पे होता है तो वो जोर लगाता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो एडवांटेज तो इस मेथड का ये है कि प्रोडक्शन हाई हो जाती है, लेकिन इसका साथ साथ डिसएडवांटेज भी है कि इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, कंट्रोलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो किस तरह, देखें हम ये नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और क्वालिटी आपकी लो हो जाएगी। देखिए हम क्वालिटी लो को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट या एरर वाला प्रोडक्ट मार्केट में चला जाएगा तो कस्टमर उसको परचेज़ नहीं करेगा। तो हम अपनी मार्केट, ज़ाहिर है प्रोडक्ट वर्कर ने तो स्पीड लगानी है, क्योंकि उसको आप जो आउटपुट पे कर रहे हैं वो आउटपुट जो है उसकी आउटपुट बेस उसकी सैलरी है, तो उसने तो आउटपुट ज़्यादा करने के लिए स्पीड से काम करना है। बट आपने क्वालिटी को चेक करने के लिए नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शन या क्वालिटी चेक इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिसएडवांटेज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि क्वालिटी, प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होगी वो आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो एडवांटेज हो गया प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाती है, और डिसएडवांटेज हो गया कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कंट्रोल कॉस्ट, या आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ करनी पड़ती है। अब आउटपुट बेस को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स रेट मेथड। फिक्स रेट मेथड के अंदर हम फिक्स अमाउंट पेड पर यूनिट, एक यूनिट का हम रेट डिसाइड कर लेते हैं। जो वर्कर जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको मल्टीप्लाई करके रेट से उसकी वेज कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जांपल करते हैं, कहता है वर्कर इन द टेक्सटाइल कंपनी सॉ शर्ट्स, ही इज़ पेड 0.80 फॉर ईच शर्ट ही इज़ पे फॉर द वीक एंड द लेबर कॉस्ट ऑफ सिंग शर्ट्स ऑन द 80 शर्ट्स। अब 80 शर्ट्स उसने स्टिच की हैं, एक शर्ट के अगेंस्ट हम लोग पे कर रहे हैं 0.80, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 शर्ट्स ले ली मल्टीप्लाई 0.80, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आपके पास $64। अब ये $64 उसकी पे आ गई, $64 जो है वो वर्कर की पे बन गई। इसके अगेंस्ट एक वर्कर है जिसने 110 शर्ट स्टिच की हैं, तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 से, 110 मल्टीप्लाई 0.80, उसकी सैलरी आपके पास बनेगी $88। तो जो वर्कर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा
उसको उसके नंबर ऑफ रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी हम लोग पेमेंट दे देंगे। ये तो था हमारे पास फिक्स रेट मेथड अंडर द आउटपुट बेस या पीस रेट सिस्टम। उसके बाद हम अगर प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं या वर्कर को और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम डिफरेंशियल पीस रेट मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो रेट होता है उसका लेवल सेट कर लेते हैं, मतलब 0 से 10 यूनिट जो बनाएगा उसका ये रेट होगा, 11 से 20 जो यूनिट बनाएगा उसका ये रेट होगा, मोर देन 20 जो यूनिट बनाएगा उसका ये रेट। तो डिफरेंट पीस रेट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं वर्कर के साथ, और जो वर्कर जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जस्ट लाइक ये एक एग्जाम्पल है, उसने दिया हुआ यहाँ पर कि एक वर्कर इज़ पेड द फॉलोइंग रेट ऑफ पे। उसने कहा 0 से 10 यूनिट बनाएगा तो $5 पर यूनिट मिलेंगे, 11 to 20 तो $6, और अगर 21 से ग्रेटर बनाएगा तो $7। वर्कर ने टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 22। हाउ मच आर हिज अर्निंग? तो भाई देखें यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं 22, इसकी लिस्ट बना लें। 22 में से फर्स्ट 10 को तो $5 मिले, सेकंड 11 to 20 तो फिर सेकंड 10 को उसने क्या दिया है 600, और थर्ड 10 जो है तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट है 22, थर्ड 10 में 2 रह गए थर्ड लेवल पे, और वो 2 को मल्टीप्लाई बाय 7, तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 को 10 से ज़रा दी 50, 60 एंड 14, तो ये आपके पास आ गया 224। तो डबल 24 जो है उसकी 50 प्लस 60 प्लस 14, तो 124 जो है उसकी कॉस्ट आ गई। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक वर्कर है उसने 80 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो हम क्या करेंगे 22 था, उसने फॉर एग्जांपल 18 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। तो इसको 10 को उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 50, और इसको इससे मल्टीप्लाई 32 तो ये आया 32, और हम क्या करेंगे $82 उसको पे कर देंगे। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, बट सम टाइम क्या आता है हमारे पास डिफरेंशियल पीस रेट में, अगर वो क्वेश्चन में कहीं मेंशन कर दे, क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि चार्ज टू द हाई रेट, तो अगर हाई रेट का वर्ड यूज़ कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे जितने यूनिट्स पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, जिस कैटेगरी के अंदर वो आ रहा होगा हम डायरेक्टली उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था 22 यूनिट्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हम 22 को डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई करके उसको वेज पे कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हम $154 पे कर देंगे। और इसी तरह 18, तो जब उसने कहा था 18 यूनिट तो वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 18 को डायरेक्टली 18 मल्टीप्लाई बाय 6 करके तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 6, तो $108 हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट के बाद हमारे पास सेकंड, अब डिफरेंशियल पीस रेट हो गया, ये फिक्स रेट हो गया, आउटपुट बेस हैं दोनों। अब आउटपुट बेस के अंदर एक इशू ये है कि आपने वर्कर को शिफ्ट कर दिया है सबके सबको आउटपुट पे कि यूनिट बनाएं और पैसे ले जाएं। फॉर एग्जांपल वर्कर आता है काम करने और ड्यू टू एनी रीज़न ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, मतलब मशीन ब्रेक डाउन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन उससे प्रोडक्शन नहीं करवाती। अब देखें वर्कर ने शाम को प्रोडक्शन नहीं की तो ऑर्गेनाइजेशन उसको पेमेंट नहीं करेगी क्योंकि उसने यूनिट नहीं बनाए। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो प्रोडक्शन के लिए आया था, ऑर्गेनाइजेशन के किसी इशू की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर सका तो फिर वो माइंड कर जाएगा। अब देखें दूसरी ऑप्शन कि हमने यहाँ पर लेबर रखी कौन सी हुई है, यहाँ पर वो लेबर है जो प्रोफेशनल भी है और मोटिवेटेड भी है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको जॉब का इशू नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन ने उनको रिटेन करना होता है। तो इस तरह के वर्कर को रिटेन करने के लिए हम जो थर्ड स्टेप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड गारंटीड वेज रेट। गारंटीड वेज रेट क्या होता है
गारंटीड वेज रेट के अंदर हम वर्कर को मिनिमम लेवल की गारंटी, जो मिनिमम वेज जो होता है उसकी गारंटी दे देते हैं। कहता है अंडर दिस मेथड अ डे रेट इज़ गारंटीड एंड देन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय इज़ कैलकुलेटेड, पेमेंट इज़ मेड फॉर द हायर ऑफ। तो हम दो तरह की उसकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं, एक हम उसका वेज गारंटी वेज कैलकुलेट करते हैं और एक दूसरा हम उसका वेज अर्न जो उसने आउटपुट से कैलकुलेट किया होता है वो कैलकुलेट करते हैं, और विच एवर इज़ हायर वो हम वर्कर को पे कर देते हैं। मसलन देखें ये क्वेश्चन है उसने डिफरेंट स्लैब दे दिए, 22 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन उसने अगर कंपनी पे द गारंटीड मिनिमम वेज ऑफ 100 पर डे पर वीक। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हम दो तरह की सैलरी उसकी कैलकुलेट करेंगे। एक हम उसकी कैलकुलेट करेंगे आउटपुट बेस कैलकुलेट करेंगे तो टोटल यूनिट उसने बनाया 22, इसको कैटेगराइज करें 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60, और बाकी जो 2 रह गए मल्टीप्लाई बाय 8, 2 यूनिट रह गए मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14, दोनों को सम अप किया तो 1, तो ये आपके पास दोनों को सम अप करेंगे 50 प्लस 60 प्लस 14, तो ये आपके पास आ जाएंगे $124। अब देखें तो उसकी आउटपुट बेस अर्निंग हुई है 124, उसकी गारंटीड वेज उसकी जो दी हुई है पेपर क्वेश्चन के अंदर वो दी हुई है $100, विच एवर इज़ हाई 124, तो हम यहाँ इस केस के अंदर उसकी वेज पे करेंगे $124 उसकी वेज पे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गारंटीड वेज रेट। इसी तरह अगर एक वर्कर ने 18 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं या 15 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, अब 15 यूनिट के अगेंस्ट उसकी आउटपुट बेस सैलरी कितनी बनेगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो गया, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 हो गया, इसको सम अप करेंगे तो ये 80 यूनिट्स बन जाएंगी। तो 80 आउटपुट बेस आ गई 80, बट उसकी जी तो सॉरी, अब उसकी आउटपुट बेस कैलकुलेट हुई है $80। अब इस 80 को हम कंपेयर करेंगे उसके गारंटीड वेज रेट के साथ। गारंटीड वेज रेट कितनी थी 100, तो 80 को 100 से जब कंपेयर किया हमने तो विच एवर इज़ हाई 100, तो हम इस केस के अंदर उसको पे करेंगे वर्कर को $100 कॉस्ट पे कर देंगे। तो ये तो था दो मेथड जिसमें हमने कहा था कि अगर गारंटीड वेज रेट विच एवरेज हाई, अगर आउटपुट बेस उसकी हाई होगी तो वो पे करेंगे, अगर गारंटीड वेज हाई होगी तो वो पे कर देंगे। बट एक सिनेरियो है, 4 वर्ड हैं जिसको आप याद कर लें। सबसे पहला वर्ड है अगर क्वेश्चन के अंदर इन एडिशन, इसके अलावा विद एडिशन, विद मिनिमम, या वर्ड यूज हो जाए विद गारंटी का, इन चारों में से कोई वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, गारंटीड वेज रेट के अंदर हम दोनों कॉस्ट को सम अप करके, कौन सी 80 प्लस 100, इन दोनों कॉस्ट को सम अप करके उसको पे करेंगे, वर्कर को पे करेंगे। बट उसके लिए ये गारंटी विद मिनिमम, विद एडिशन, इन एडिशन और विद गारंटी, इनमें से अगर कोई वर्ड यूज़ होगा तो हम दोनों कॉस्ट को सम अप करके लेबर को पे करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।